हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मोटा भाई अकाउंट्स। सो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आगाज एक नए कंसेप्ट का, एक नए अध्याय का, जो कि है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इश्यू ऑफ शेयर्स। तो आपकी क्लास 12 में जो है ये सेकंड बुक, बेसिकली आपकी जो किताबें हैं 3 पार्ट में बढ़ गई हैं। तो सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, कंपनी अकाउंट्स का। सो इसके अंदर हम सिर्फ अकाउंटिंग ही नहीं समझेंगे, हम कुछ बेसिक कंसेप्ट भी समझेंगे। हम ये भी समझेंगे चीजें होती क्या है, क्योंकि बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर ये क्या कंपनी आ गई, क्या क्या पढ़ा रहे हो उनको। देखिएगा, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आपने 11th क्लास में जो अकाउंटिंग पढ़ी वो पढ़ी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की। सो वो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस था, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। देन प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अपने कुछ ड्रॉबैक्स है, जैसे कि उसकी कैपिटल बड़े फंड्स, मतलब कैपिटल बड़े लिमिटेड रहती है। फंड्स की अगर बात करें, ज़्यादा फंड्स नहीं होंगे। उसका मैनेजमेंट जो है इतना एफिशिएंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ही ओनर है जो बिजनेस को संभाल पा रहा है। रिस्क सारा एक ही आदमी बियर कर रहा है। देन उसका सोल्यूशन आया हमारे पास, पार्टनरशिप। कि आप क्या करो, पार्टनरशिप कर लो। आप अपनी कैपिटल भी बढ़ जाएगी आपके बिजनेस की, आपका मैनेजमेंट भी आपका एफिशिएंट हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि अब एक एक दो नए आदमी आ जाएंगे जो बराबर के आपके बिजनेस के ओनर हैं। तो ओनर हैं तो उतना ही एफर्ट वो लोग बिजनेस में लगाएंगे भी। तीसरा, रिस्क भी जो है वो बढ़ जाएगा सभी ओनर्स के बीच में। चलो यहाँ तक बात हमें सर समझ में आ गई। एक फॉर्म ऑफ बिजनेस था सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस था पार्टनरशिप। फिर सर ये कंपनी क्या है, ये भी है अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस भैया। सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो उनकी भी एक लिमिटेशन है कि वो भी बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास भी इतना ह्यूज फंड्स नहीं हो सकता कि वो बड़ा लार्ज स्केल पे बिजनेस वो लोग ऑपरेट कर सके। तो अगर बिजनेस का साइज बड़ा है, लार्ज स्केल ह्यूज बिजनेस आपका, देन उसके बाद अगर हम बात करें मैनेजमेंट की भी, तो वहां पर भी उनकी जो मैनेजरियल एबिलिटी है इतनी ज्यादा नहीं हो सकती जितना कंपनी में हो सकती है। तो एक तीसरा ऑप्शन आया, वो आया फॉर्म, अपना फॉर्म ऑफ बिजनेस कौन सा, कंपनी का। कि कंपनी बना लो भैया, क्या बना लो, कंपनी। तो यहां से बात आती है कंपनी की। तो डेफिनेशन पढ़ेंगे हम सबसे पहले, कंपनी होता क्या है। कंपनी सर होता क्या है, कंपनी का डेफिनेशन आपके बुक में जो गिवन है वो क्या है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, having a separate legal entity with a perpetual succession and a common seal, and a common seal। सो पॉइंट क्या है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन जो कि कैसे बनी, क्रिएटेड बाय लॉ। दैट मीन्स कंपनी की अपनी एक अस्तित्व है, कंपनी की अपनी एक पहचान है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, जैसे कि आप समझिएगा कि हम बात करते हैं कोई भी कंपनी की, टाटा मोटर्स, ठीक है, आपका जियो आ गया, आपका आपका पार्ले हो गया, ब्रिटानिया हो गया, ये सब क्या, ये सब कंपनीज हैं। इन सब की अपनी एक पहचान, हम सबको नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो आगे हम समझेंगे और भी उसके कुछ पहलुओं को। तो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ये सारे ही आपकी इस कंपनी के फीचर्स हो गए। सारे क्या हो गए, कंपनी के फीचर्स हो गए। तो इस डेफिनेशन को ज्यादा बेटर हम समझेंगे फीचर्स के थ्रू। ठीक है, वो फीचर्स हम अभी करने वाले हैं। उसके अलावा आप एक चीज देखिएगा, जो टोटल कैपिटल होता है कंपनी का, कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है वो डिवाइड होता है स्मॉल पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर्स। जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर्स। ओनर ऑफ सच शेयर्स आर नोन एज शेयर होल्डर्स। तो बेसिकली जो कंपनी का कैपिटल है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और उसको हम बोलते हैं शेयर्स। और वो शेयर्स जो है जिनके पास भी, उनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर। तो कंपनी के मालिक जो होते हैं वो कौन होते हैं, शेयर होल्डर। ओनर्स कौन होंगे, कंपनी के शेयर होल्डर्स। यहां से एक बात हमें क्लियर आ गई समझ में। इसके बाद अगर इसकी बाकी की जो शेयर की कहानी है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। पहले इस पर ध्यान देते हैं। फीचर्स ऑफ ए कंपनी। फीचर्स में देखें सबसे पहले, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ। थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ कंपनी बनी है। लॉ कौन सा भैया, कौन सा लॉ, कौन सा लॉ। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ कौन सा लॉ गवर्न करेगा, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 एट प्रेजेंट। इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था। तो बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो गवर्न करता है कंपनीज को। ठीक है, कंपनीज की जो भी वर्किंग है उसको। देन सेकंड पॉइंट इज लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कंपनी का खुद का एक अस्तित्व है, कंपनी की खुद की एक अस्तित्व है जो कि उसके मेंबर से अलग है, जो उसके मेंबर से अलग है। कंपनी की खुद की एक पहचान है जो उसके मेंबर से अलग है। इसका इंपैक्ट क्या है सर, इसका इंपैक्ट बताइए हमें। इसका इंपैक्ट बताते हैं बेटा, इसका इंपैक्ट समझिएगा। इसका इंपैक्ट यह है, कंपनी अपने नाम से, अपने नाम से प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है,
बिजनेस कर सकती है, एंड सू और कैन बी सूड, दैट मीन्स कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है अगर कंपनी कुछ गलत एक्ट करती है तो, एंड कंपनी भी किसी के ऊपर केस कर सकती है कोर्ट के अंदर अगर कुछ गलत एक्ट होता है तो अपने ही नाम से। दैट मीन्स जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, आपने कार नहीं खरीदी और खरीदते ही पता लगा आपकी गाड़ी के अंदर तो धुआं निकल गया, आग लग गई सर। अब आप क्या करोगे? आप जो है शोरूम के ओनर पे केस नहीं दायर करने वाले, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे। आप जब वो केस फाइल करोगे वो शोरूम के ऊपर नहीं करोगे, क्योंकि शोरूम का कोई मतलब नहीं, उसने बेचारे तो गाड़ी ली और आपको भेज दी। आप केस किस पे करोगे? केस किस पे करोगे? आप केस उस कंपनी पे करोगे जिसकी वो गाड़ी है, ना कि उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे। आप किस पे केस करोगे? कंपनी के ऊपर केस करोगे। तो क्यों करोगे कंपनी के ऊपर केस? क्योंकि उसकी खुद की एक लीगल आइडेंटिटी है, उसकी खुद का एक अस्तित्व है, उसकी खुद की एक पहचान है। चलिए, ये पॉइंट भी मुझे लगता है क्लियर हो गया आप लोगों को। थर्ड आता है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। बेसिकली ओनर्स अलग रहेंगे, मैनेजमेंट अलग रहेगा। फॉर एग्जांपल, आपने ओडी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए 1 लाख रुपए की, इसका मतलब क्या है? यू आर ओनर ऑफ ओडी कंपनी अप टू द वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज। जो टोटल कंपनी की नेटवर्थ है उसमें 1 लाख रुपए तक की वर्थ का आप जो है ओनर बन जाते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाएंगे ओडी के स्टोर पे या फैक्ट्री पे और जाके बोलेंगे गार्ड को इतना पहले तो सल्यूट मार मुझे, दूसरा मुझे रेड फरारिस 2 सीटर निकाल के दे, या रेड सॉरी ऑडी 2 सीटर निकाल के मुझे लाके दे। ठीक है, आप ओनर हो, इसका मतलब ये नहीं जाके आप जाके गाड़ी कंपनी से जाओगे, एक नई गाड़ी उठाओगे, 1 लाख रुपए देके आप ओनर बन गए और जाके गाड़ी घुमा रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको पीटेगा गार्ड, ऐसे मत करना। पॉइंट क्या है? आप ओनर हो अप टू दैट अमाउंट, दैट इज ओके। तो इसमें फर्क ये है कि आपको जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा वो प्रोपोर्शनेटली मिल जाएगा। आपको ओनर का क्या होता है? ओनर का प्रॉफिट ही होता है ना सर, तो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। आप कंपनी के मैनेजमेंट में जाके आप जो है बदमाशियां नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट होगा वो अलग होगा, ओनरशिप अलग होगी। तो सर फिर मालिक का क्या फायदा? ओनर मैनेजमेंट कुछ तो मैनेजमेंट तो चाहे वो कर लेगा। तो भैया ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट जो है वो अपॉइंट कौन करेंगे? शेयर होल्डर्स ही करते हैं। तो मैनेज कंपनी को मैनेज कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, एंड ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करेगा? इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। बेसिकली कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है हर साल, उस एनुअल जनरल मीटिंग में जो भी शेयर होल्डर्स वहां पर प्रेजेंट होंगे, दे डू वोटिंग फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। कौन मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, कोई क्या होगा, जो भी इसका वोटिंग होता है उसका जो भी प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग वोटिंग होगी। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट होगा, वही कंपनी को ऑपरेट करेगा। फोर्थ पॉइंट आता है लिमिटेड लायबिलिटी को लेकर। फोर्थ पॉइंट कौन क्या आता है? लिमिटेड लायबिलिटी को लेकर। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? जो भी मेंबर्स है, जो भी शेयर होल्डर्स है कंपनी के, उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। वो लिमिटेड है, कहां तक लिमिटेड है सर? अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। मान लो 10 रुपए का शेयर है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, कंपनी को आप 6 रुपए पे कर चुके हो, तो आपसे कंपनी मैक्सिमम 4 रुपए ही और रिसीव कर सकती है। ऐसा नहीं कि कंपनी को लॉसेस हो जाए या कुछ हो जाए तो कंपनी आपसे बोलेगी कि अपने घर बेच दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा सर, घर नहीं बेचेंगे, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम नहीं बेचेंगे। कंपनी हमसे कितना मांगेगी? मैक्सिमम दैट अनपेड अमाउंट ऑन दैट नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। चलिए, फोर्थ पॉइंट मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। पांचवा पॉइंट आते हैं, वो है कॉमन सील। कॉमन सील, तो कंपनी बेसिकली नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी के खुद के हाथ नहीं है। साइन कैसे करेगी सर? आपने का कॉन्ट्रैक्ट करेगी कंपनी, आपने का बिजनेस करेगी, केस करेगी, प्रॉपर्टी को खरीदेगी, साइन कैसे करेगी सर? तो सर ऐसा समझिए बेटा, कंपनी साइन कैसे करेगी? कंपनी की खुद की एक सील होगी, एक ठप्पा होगा, एक स्टैंप होगा, कंपनी उस ठप्पे के थ्रू साइन करेगी। ऑफिशियल सिग्नेचर कंपनी का क्या होगा? वो ठप्पा होगा। क्लियर है? ठीक है जी। तो ये कुछ फीचर्स है अपने हमारे क्लियर हो गए। यहाँ पर एक फीचर मैं लिखना भूल गया हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ, परपीचुअल सक्सेशन वाला। व्हाट डू यू मीन बाय परपीचुअल सक्सेशन? तो मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन, इसका मतलब है बेटे कि एग्जिस्टेंस जो है कंपनी की, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी not affected by death or insolvency of इट्स मेंबर्स। जो कंपनी के जो शेयर होल्डर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसा नहीं कंपनी बंद हो जाएगी। मैंने जो है मान लो ओडी के शेयर्स खरीदे 1 लाख रुपए, तो मेरी डेथ हो गई, तो सर ओडी बंद नहीं होगी, आप ओडी तब भी खरीद सकते हो, ओडी गाड़ी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो मेरी डेथ से मैं कंगाल हो गया, मेरे कंगाल होने से कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया परपीचुअल सक्सेशन। दैट मीन्स परपीचुअल का मतलब क्या होता है? वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अनंत टाइम तक, मतलब आपके पास उसका कोई काउंट नहीं है कब तक,
अनंत टाइम तक कंपनी जो है इन्फानाइट टाइम तक चलती ही रहेगी। आपके होने से या नहीं होने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप पाएंगे बहुत सारी कंपनीज है जो बहुत सालों से चलती आ रही है, जैसे कि टाटा की बात करें 1907 में टाटा स्टील बना, तो 1907 से आज कितना साल हो गया, वो एक कंपनी चलती हुई आ रही है। तो बहुत सारी कंपनी जो चलती है, जो अपने देश पे आके अंग्रेज राज करके गए, वो कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। वो भी एक बिजनेस फॉर्म था, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी ही थी भैया। वो कंपनी आकर जो है राज करके गई, वो आज तक चलती हुई आ रही है। उसके आज भी कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू रही होगी, या मैंने लास्ट टाइम कहीं पढ़ा भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने खरीदा है, कुछ है। तो वो कंपनी अभी भी चल रही थी। तो पॉइंट क्या है, सालों तक कंपनियां चलती रहती है, कंपनियों की एग्जिस्टेंस पे कोई भी खतरा नहीं होता, कोई भी मेंबर, कोई भी उसका शेयर होल्डर मरता है, जीता है, जो भी है। तो ये पॉइंट्स मुझे लगता है क्लियर हो गए, इसको साथ साथ लिख लीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज काइंड्स ऑफ कंपनी। वो कंपनी जो इंडिया में आपको देखने को मिलेंगी। तीन तरह की कंपनी होती है बच्चों, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है वन पर्सन कंपनी, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे ओपीसी। ठीक है, ओपीसी। चलिए, सो व्हाट डू मीन बाय प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम 2 मेंबर होंगे। मिनिमम मेंबर कितने होंगे? 2, एंड मैक्सिमम 200। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसमें मिनिमम 2 मेंबर चाहिए इसको फॉर्म करने के लिए, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 हो सकते हैं, एक्सक्लूसिव ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज। ठीक है जी। देन कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स। कैन नॉट इनवाइट पब्लिक, भैया ऐसा है, प्राइवेट कंपनी इन जनरल आम जनता को शेयर्स इशू नहीं कर सकती। तीसरा पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इजीली शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी यहाँ पे नहीं है, फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। कंपनी के कम से कम, कंपनी के अंदर कम से कम 2 डायरेक्टर होने ही चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो अपने नाम के आगे वर्ड यूज करेगी प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड, फॉर एग्जाम्पल मतलब एबीसी ने कंपनी बनाई, तो प्राइवेट कंपनी है तो उनका नाम होगा एबीसी नहीं होगा, उनका नाम होगा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो नाम के आगे जो भी कंपनी का नाम आप रख रहे हो, जो भी कंपनी का नाम आप रख रहे हो, XYZ कुछ भी नाम आप रख रहे हो, उस नाम का एंड जो होना चाहिए वो होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कुछ पॉइंट्स हुए हमारे प्राइवेट कंपनी को लेकर। बात है, चलिए भैया पब्लिक कंपनी में, पब्लिक कंपनी क्या होती है? तो वहां पर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स थे 2, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए? 7। फॉर ए पब्लिक कंपनी कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए। फॉर ए पब्लिक कंपनी कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में लिमिट कितनी थी? 2 मेंबर्स की। एंड मैक्सिमम पे नो लिमिट। मैक्सिमम नंबर्स की अगर हम बात करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? 200, 400, 500, 2000, 5000, 10 लाख, 5 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, कितने भी हो सकते हैं। सर कैसी बातें कर रहे हो, पूरी 1000 करोड़ हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? वैसे प्रैक्टिकली नहीं हो सकते क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इतने लोग नहीं है, लेकिन अगर होते तो हो सकते थे। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर में कोई लिमिट नहीं है सर। कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो पब्लिक को अपने शेयर्स इशू कर सकती है, आम जनता को अपने शेयर्स इशू कर सकती है। जैसे कि हम जियो लिमिटेड के शेयर्स खरीद लेते हैं, जैसे कि हम टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीद लेते हैं, तो जैसे कि हम कोई और HDFC बैंक के, ICICI बैंक के शेयर्स खरीद सकते हैं। वो सब क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, बिकॉज दे कैन इशू देयर शेयर्स टू द पब्लिक। आम जनता, मैंगो पीपल्स को आप शेयर्स इशू कर सकते हो। देन नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इजीली शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। बेसिकली एक डीमैट अकाउंट खोलना होता है आज के टाइम में, अगर हम बात करें, क्योंकि पहले तो क्या होता था, फिजिकल फॉर्म में शेयर होते थे, अब जो है डिमेटलाइज फॉर्म में शेयर है। बेसिकली अगर हम बात करें तो उसको क्या बोलते हैं कि वर्चुअल शेयर्स हो गए एक तरह से, कि आपके अकाउंट में शेयर दिख रहे हैं, फिजिकली कोई शेयर नहीं है, आपके अकाउंट में शेयर आ गए, आपने शेयर खरीदे, आपके अकाउंट में शेयर आ गए, आपको बेचना, आपने सेल पे क्लिक किया, सेल हो गए। तो डीमैट अकाउंट के थ्रू ट्रेडिंग होती है, आप शेयर्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो, तो इजीली ट्रांसफर हो रहे हैं शेयर्स। तो शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी बड़ी ही इजी है, फ्री है। देन मस्ट हैव, फ्री का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई कमीशन, वो ब्रोकरेज लेते हैं वो कंपनीज जिनके भी आप डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हो, उसकी बात फ्री का मतलब है यहाँ पे आजादी की बात हो रही है। हाँ ठीक है, मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर होंगे? 3। देन अगेन मैक्सिमम नंबर की कोई बात नहीं यहाँ पे। देन वर्ड लिमिटेड मस्ट बी अफिक्स टू इट्स नेम। ठीक है, तो जो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा नाम के बाद वो होगा लिमिटेड, जैसे कि रिलायंस लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड,
ICICI बैंक लिमिटेड, ये सब क्या है, लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, तो इनको बोलेंगे लिमिटेड, ठीक है जी। सो यहाँ तक मुझे लगता है कि पब्लिक कंपनी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, एक नया कंसेप्ट आया आजकल मार्केट में, वो कहता है, वो कहलाता है वन पर्सन कंपनी। क्या कहलाता है वो, वन पर्सन कंपनी, ओपीसी। अब ये ओपीसी क्या है सर, तो ओपीसी बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी है। ओपीसी क्या है, एक प्राइवेट कंपनी, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ मेंबर होंगे वो सिर्फ एक होगा, ओनली वन पर्सन है नंबर ऑफ मेंबर, जो होगा मिनिमम मैक्सिमम सब क्या है, वन पर्सन, सिर्फ एक ही आदमी जो है वो कंपनी में, वो ही क्या है, फुल एंड फाइनल। तो वन पर्सन है, तो आप ये मत बोलना सर मिनिमम ये होना चाहिए डायरेक्टर कैरेक्टर, ठीक है, वन पर्सन कंपनी, एक ही आदमी इसके अंदर, ठीक है। देन ये वन पर्सन कौन होना चाहिए सर, ये वन पर्सन कौन होना चाहिए सर, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन। दैट मीन्स कि मैं बात करना चाह रहा हूं कि आपका मोटा भाई जो है वन पर्सन कंपनी ओपन कर सकता है, लेकिन क्या रिलायंस लिमिटेड कर सकती है वन पर्सन ओपन? क्या टाटा मोटर्स वन पर्सन कंपनी बना सकती है? कोई भी नहीं। क्या कोई रोबोट बना सकता है वन पर्सन कंपनी? क्या इन्फोसिस लिमिटेड बना सकती है वन पर्सन कंपनी किसी कंपनी को? मतलब कोई एक नई कंपनी बनाना चाहिए जिसको वन पर्सन कंपनी एज रजिस्टर करे अपने नाम से? नहीं, वो लोग नहीं बना सकते, मोटा भाई बना सकते हैं, क्योंकि मैं नेचुरल पर्सन हूँ, वो सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। आगे सर ऐसे कैसे आप बना सकते हो, दूसरी कंडीशन समझो, नेचुरल पर्सन के साथ आप क्या होने चाहिए, नेचुरल पर्सन के साथ साथ आप क्या होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। तो भैया मैं कौन सा इंग्लैंड से आया हूँ, मैं भी इंडियन सिटीजन ही हूँ, तो मैं बना सकता हूँ, बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ? बोले सर ऐसे कैसे, एक कंडीशन और है, समझो तीन तीन कंडीशन एक साथ है, सिटीजन मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्या मतलब, सिटीजन मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया? हाँ सर होता है, कई बार होता है कि जो सिटीजन तो है, जो इंडिया का सिटीजन है पर इंडिया में नहीं रह रहा है। सिंपल सी बात है दोस्त कि अगर मैं बाहर जॉब करने चला गया तो बाहर का मैं सिटीजन नहीं हूं, मैं चला गया यूएस, मैं यूएस जाके काम कर रहा हूं, 2 साल हो गए मुझे यूएस में रहते हुए, तो आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ यूएसए एट दैट टाइम, मैं इंडियन सिटीजन ही हूं, क्योंकि मुझे सिटीजनशिप नहीं मिली होगी, तो मैं इंडियन सिटीजन हूं जो कि वर्क कहां कर रहा है, यूएसए में। बट मैं रेजिडेंट इन इंडिया नहीं हूं, मैं रेजिडेंट इन इंडिया नहीं हूं। तो बेसिकली रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन कहलाते हैं, रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन कहलाते हैं, रेजिडेंट ऑफ इंडिया वो पर्सन होते हैं जो लास्ट ईयर में कम से कम मिनिमम 182 डेज के लिए इंडिया में रहे, स्टे उनका इंडिया में कितना रहा हो, मिनिमम 182 डेज का। अगर मैं 2 साल से इंडिया में नहीं हूं तो मैं कंपनी नहीं बना सकता। वहीं पर अगर मैं लास्ट ईयर 182 डेज और प्लस इंडिया में था, सो आई विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया, तब मैं ये कंपनी बना सकता हूँ। भाई मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, तो मैं तो रेजिडेंट इन इंडिया नहीं रहूंगा, तो मैं वन पर्सन कंपनी बना सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, और जो वन पर्सन होगा ना वो सिर्फ एक ही कंपनी बनाएगा, ओपीसी। मतलब पॉइंट क्या है इसका, मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि आपके मोटा भाई ने वन पर्सन कंपनी बना ली, मोटा भाई अकाउंट्स ओपीसी, वन पर्सन कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ओपीसी लिमिटेड बना ली। तो ये ओपीसी जब बन गई तो मैंने एक बना ली, अब मैं दूसरी नहीं बना सकता, पॉइंट समझ रहे हो आप, अब मैं एक और ओपीसी अपने नाम से नहीं बना सकता। तो एक पर्सन एक ही ओपीसी बना सकता है एक टाइम में, ठीक है, एट ए टाइम। पेड अप कैपिटल मस्ट नॉट एक्सीड 50 लाख, मस्ट नॉट एक्सीड 50 लाख, जो पेड अप कैपिटल होगी 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एवरेज एनुअल टर्नओवर, एवरेज बोला है मैंने, एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 ईयर इट मस्ट नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज, इट मस्ट नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज, मतलब पिछले 3 सालों का एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो टोटल कंपनी का रेवेन्यू है वो 3 सालों का एवरेज 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर इसका मतलब क्या हुआ, ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, ये ईयर 3 है, ठीक है, यहाँ पे आपने 2 करोड़ कमाए, यहाँ पे 3 करोड़ कमाए, यहाँ पे 1 करोड़ कमाए, एवरेज आ जाएगा 2 करोड़, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर वन पर्सन कंपनी, एलिजिबल वन पर्सन कंपनी हो आप, बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये 2 है, ये 1 है, ये 4 हो गया, 4 तो मैं आंकड़ा ही नहीं बैठा पाऊंगा, 6 ले लो इसको, जिससे क्या है थोड़ा पॉइंट बनाएंगे सर, 3 करोड़। अब नहीं है वन पर्सन कंपनी, अब नहीं है वन पर्सन कंपनी। बोले सर एक काम करो, ऐसे कर दो कि शुरू के साल में 6 करोड़ था, उसके बाद 1 करोड़ है, फिर 2 करोड़ है, तो सर अभी भी क्या वन पर्सन कंपनी है? बोले नहीं बेटा, अभी भी ये वन पर्सन कंपनी नहीं है, अब भी ये वन पर्सन कंपनी नहीं है, तो ये वन पर्सन कंपनी नहीं रहेगी। सर ये वन पर्सन कंपनी नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगी? पॉइंट क्या है कि सर अगर ये कंडीशन वॉयलेट होती है, इफ दिस कंडीशंस वॉयलेट, अगर ये कंडीशन जो है वायलेट होती है, तो वॉयलेट होती है, तो ये क्या हो जाएगी? तो बेटा ये मैंडेटरली आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, मतलब फिक्स है, आपकी इच्छा नहीं है, आपके ऊपर जबरदस्ती है, यू हैव टू कन्वर्ट योर वन पर्सन कंपनी इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
तो आपकी 1% कंपनी मान ली जाएगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो भी शर्तें हैं वो सारी इस पे लागू हो जाएगी। आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर भी चाहिए होंगे, ठीक है, और मिनिमम 2 मेंबर भी करने होंगे, और ये सारी चीजें। तो अगर ये 1% कंपनी की आप ये कंडीशंस वॉयलेट करते हो तो आप मैंडेटरली कन्वर्ट हो जाओगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। ये क्लियर है क्या बेटा? चलिए, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको सब कुछ समझ में आ ही गया है, तो ठोको लाइक्स, कर दो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, निकम्मो करो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और लाइक करना मत भूलो, कमेंट भी करो अच्छे अच्छे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अलविदा, खुदा हाफिज, राम राम।